हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। दोस्तों, आज ये हमारा रीजनिंग का लेक्चर नंबर 2 है। रीजनिंग के लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने टॉप 10 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आज भी हम टॉप 10 क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में आ सकते हैं। करते हैं आज के टॉप 10 क्वेश्चन। आर यू रेडी गाइस? चलो, तो क्वेश्चन 1 देखते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, स्टार्टिंग फ्रॉम हर हाउस अ वुमेन वॉक्स 15 किलोमीटर टूवर्ड साउथ। अपने घर से स्टार्ट करके एक वुमेन अपने घर से स्टार्ट करके 15 किलोमीटर साउथ की तरफ बढ़ी। ठीक है, सी टर्न्स राइट एंड वॉक्स 35 किलोमीटर। फिर उसने राइट टर्न लिया और वो 35 किलोमीटर और चली। अगेन सी टर्न्स राइट एंड वॉक्स 15 किलोमीटर। उसने दोबारा राइट लिया और वह कितनी चली? 15 किलोमीटर। देन सी टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर। उसके बाद उसने लेफ्ट लिया और 5 किलोमीटर चली। हाउ फार इज हर हाउस नाउ? मतलब उसका घर, अब जो वो खड़ी है वहां से उसका घर कितनी दूरी पर है, ये दोस्तों हमें निकालना है। चलो सॉल्यूशन करके देखते हैं। करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो दोस्तों, सॉल्यूशन क्या होगा भाई। वो वुमेन 15 किलोमीटर कहाँ गई है? साउथ में। अगर ये हमारा ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो वो वुमेन कहाँ गई है? साउथ में 15 किलोमीटर। तो हम ये लिख देंगे 15 किलोमीटर। सी टर्न्स राइट। क्या बताया था आप लोगों को कि हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से एरो बना सकते हैं जो हमारे दोनों हैंड को रिप्रेजेंट करेगा। अब राइट हैंड किधर होगा? इस साइड। अगर हम उस पोजीशन पे खड़े हैं तो हमारा राइट हैंड किस साइड होगा? इस साइड, मतलब वेस्ट की तरफ। तो फिर यहाँ पे टर्न लेंगे हम। कितना हो जाएगा? उस लेडीज ने क्या किया? 35 किलोमीटर टर्न लिया और 35 किलोमीटर चली, मतलब राइट टर्न लिया और 35 किलोमीटर बाद चली, तो 35 किलोमीटर हो गया। अगेन से टर्न राइट, उसने फिर राइट लिया। अब राइट कहाँ लेगी दोस्तों? इस साइड। तो फिर ऊपर की तरफ राइट लिया। कितना चली? 15 किलोमीटर। मतलब ये दोनों एक ही पोजीशन पे होंगे। ठीक है, देन से टर्न्स लेफ्ट, तो वो लेफ्ट मुड़ गई एंड वॉक्स 5 किलोमीटर। कितना चली दोस्तों? 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर तो ये रहा और ये कितना हो जाएगा? 35 किलोमीटर। भाई चूंकि ये दूरी 35 किलोमीटर, तो ऊपर वाली भी कितनी होगी? 35 किलोमीटर। जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्या बन रहा है? एक रेक्टेंगल बन रहा है दोस्तों। तो ये 35 किलोमीटर हो जाएगा। अब उसने बोला है कि लेडीज जहाँ पहुंच गई है, उसकी जहां से उसने जर्नी स्टार्ट की थी वहां से कितनी दूरी है, मतलब उसके घर से उसकी कितनी दूरी पर वह है। तो 35 प्लस 5 कितना हो जाएगा दोस्तों? 40 किलोमीटर। यानी कि वह लेडीज 40 किलोमीटर डिस्टेंस पर है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द मैथमेटिकल ऑपरेटर मल्टीप्लाई मीन्स ए, प्लस मीन्स आर, डिवाइड मीन्स ई एंड माइनस मीन्स बी, मतलब इन नोटेशंस के ये मीनिंग है। देन द वैल्यू ऑफ 24b 6e 2a 9r 17 इस, मतलब ये क्या होगा। चलो आओ दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं। अगर आप भी करना चाहें तो आप भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए। शायद आप बहुत जल्दी कर लें। ट्राई कर सकते हैं, आप ट्राई कीजिए बेटा। साथ साथ में यदि आप क्वेश्चंस करते चले जाए तो इससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता। चलो, 24b 6e 2a 9r और 17, ये हमारा क्वेश्चन है। अब b किसको बता रहा है? b हो रहा है हमारा माइनस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो भाई हम b को क्या लिख सकते हैं? माइनस। भाई यहाँ पे उल्टा चल रहा है। जैसे उसने ये नहीं बोला कि b को माइनस से रिप्रेजेंट करो, उसने बोला माइनस को b से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऑब्वियस है कि अगर माइनस को b रिप्रेजेंट कर रहा है तो b को माइनस रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो 24 माइनस 6 हो जाएगा। अब e, e कहाँ आएगा दोस्तों? इधर देखो, डिवाइड किसको बता रहा है? e को। तो e किसको बताएगा? डिवाइड को। तो यहाँ पर डिवाइड लिख देंगे। फिर 2 हो जाएगा। a मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई ए है, तो ए क्या है? मल्टीप्लाई। तो ए के प्लेस पर मल्टीप्लाई लगा देंगे और 9 हो जाएगा। अब आर क्या है दोस्तों? आर है प्लस, प्लस मीन्स आर, आर मीन्स प्लस। तो यहाँ पर हम प्लस लिख देंगे और क्या आ जाएगा? 17। अब बोर्ड मास का रूल लगा के यहाँ पे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले क्या होता है दोस्तों? डिवीजन। तो 6 डिवाइडेड बाई 2 है तो डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 24 माइनस का 3 हो जाएगा। 6 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 3 मल्टीप्लाइड बाय 9 प्लस का 17। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इंटू 3 दैट इज 27 और प्लस का 17। अब एडिशन होगा दोस्तों, तो 24 प्लस 17 क्या हो जाएगा हमारा? 7 4
11, 1 लेफ्ट तो 41 हो गया, माइनस का 27, 27 प्लस 3 दैट इज 30 और 11 41 यानी कि 14 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 11 प्लस 3 दैट इज 14। तो 14 ही इसका आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के वो एक्सप्रेशन आपको देगा, एक्सप्रेशन नोटेशन कुछ भी, किसी का मीनिंग कुछ भी दिया है तो हमें समझना पड़ेगा कि आखिर वो किसको क्या रख रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हमें रखना है और इजीली सॉल्व करना है। और बस बॉड मास रूल का विशेष तौर पर ध्यान रखना है, जल्दबाजी में हम कुछ भी कर देते हैं और फिर गलत हो जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 3rd। वाई इज आर्स मदर्स मदर इन लॉ ओनली डॉटर एंड क्यूज वाइफ, हाउ इज क्यू रिलेटेड टू आर? अब इसका हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा प्रॉपर और समझना पड़ेगा। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में या तो आप प्रॉपर डायग्राम बनाएं, मेल को प्लस साइन से डिनोट करें, फीमेल को माइनस साइन से डिनोट करें, ठीक है, और प्रॉपर कनेक्शंस बिठाएं। जब पैटर्नल साइड्स के कनेक्शन हो तो एक तरफ आ जाएंगे और मैटरनल साइड के होंगे तो मम्मा की तरफ से आ जाएंगे। तो इस तरह से हमें बनाना पड़ता है डायग्राम, देखते हैं कैसे बनेगा। वाइज आर्स मदर्स मदर इन लॉ, मतलब मम्मा की भी सास है, मदर इन लॉ मतलब सास। तो वाई जो है वो आर की मम्मा की सास है। तो पहले आर को रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, आप सर्कल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और रेक्टेंगल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बात क्या है, एक ही हम सर्कल से दिखा रहे हैं। आर क्या है? आर फीमेल है या मेल है? वी कैन नॉट से एनीथिंग, भाई आर के बारे में कुछ बताया नहीं है। आर्स मदर्स मदर इन लॉ मतलब आर की जो मम्मा है, तो भाई आर की मम्मा को बना दिया हमने। यहाँ पे लिख सकते हैं हम आर्स मदर, और ये पक्का है कि फीमेल होगी तो यहाँ पे माइनस रिप्रेजेंट कर देंगे। आर की जो मम्मा है उनकी मदर इन लॉ, अब उनकी मदर इन लॉ मतलब उनकी सास, उनकी सास के लिए उनका हस्बैंड और हस्बैंड की माँ, या फिर उनकी ससुर और उनके सास, दोनों को एक साथ इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं। तो ये हो गए फादर इन लॉ एंड दिस इज मदर इन लॉ। ठीक है सर, यहाँ फादर इन लॉ का तो कोई काम नहीं, फिर आपने क्यों दिखाया? सिर्फ समझने के लिए दिखाया, आप डायरेक्ट मदर इन लॉ को भी ड्रॉ कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलो कनेक्शंस बन गए, आगे देखते हैं। एंड क्यूज वाइफ क्या मतलब हुआ? अच्छा, आर आर्स मदर, आर मदर्स मदर इन लॉ ओनली डॉटर, मतलब उनकी सिर्फ एक ही बेटी है, मतलब जो आर की सासू माँ है उनकी सिर्फ एक लौती बेटी है। ठीक है, उनका एक बेटा भी होगा तभी तो ये उनकी पत्नी है। तो ठीक है, फिलहाल हम उनकी एक बेटी को ड्रॉ कर देते हैं। तो ये भी फीमेल और ये भी क्या हो गया हमारा? फीमेल। यहाँ तक बात पहुंच गई। ठीक है, मतलब ये आर की क्या लगी? ननद लगी। ठीक है, एंड क्यूज वाइफ, और वो क्यू की पत्नी है। क्यू की क्या है? पत्नी, मतलब यहाँ फूफा जी आ जाएंगे। तो क्यू की पत्नी, तो दिस इज द हस्बैंड ऑफ दिस वन, यानी कि ये इसके हस्बैंड हो गए। ठीक है, यहां तक तो कहानी क्लियर है। अब देखते हैं किसका रिलेशन किसके साथ पूछा है। हाउ इज क्यू रिलेटेड टू आर? भाई वाई इज आर्स मदर्स मदर इन लॉ ओनली डॉटर, यानी कि यही वाई है। जो वाई है वो आर की मम्मा की सासू माँ की इकलौती बेटी है, यानी कि आर की ननद है। क्लियर हुआ दोस्तों? तो आर की ये हो गई ननद। ठीक है, माइनस, अब क्या निकालना है? क्यू रिलेटेड टू आर। अब क्यू कहाँ है हमारा? भाई क्यू कहाँ है? तो क्यूज वाइफ, यानी कि क्यू ये रहा, और क्यू का किसके साथ कनेक्शन निकालना है? आर के। तो क्यू है ये इस आर से किस तरह से संबंधित है? तो दोस्तों ये उसके फूफा लगेंगे भाई, क्योंकि इसकी मम्मा ये रही आर्स मदर, और उसके साइड में उनकी ननद मतलब उसकी बुआ, और उनके हस्बैंड मतलब फूफा जी। तो ये उसके हो गए क्या? अंकल। और कौन से अंकल दोस्तों? पापा की तरफ वाले अंकल, मतलब पैटर्नल अंकल। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है, चलो तो इस तरह से हमें डायग्राम बना के समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज। चलो क्या दी है सीरीज दोस्तों? 1 दिया है, फिर 1, फिर 8, फिर 4, 27, 9, फिर क्वेश्चन मार्क और फिर 16। मतलब इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या आएगा ये हमें फाइंड आउट करना है। देखो कैसे करेंगे सॉल्व। 1 1 8 4 27 9 क्वेश्चन मार्क 16, हमें लॉजिकली सोचना पड़ेगा कि क्या हो सकता है। 1 1 दो बार आया दोस्तों, फिर यहाँ से तो कुछ समझ में आ नहीं रहा। 8 4 के पास जाते हैं, 8 क्या होता है? अब हमें स्क्वायर्स और क्यूब्स कुछ कुछ नंबर्स के याद होने चाहिए ताकि हमारे माइंड पे ये बात हिट कर जाए कि स्क्वायर हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है। तो दोस्तों 8 को तो मैं जानता हूँ वो 2 का क्यूब होता है, 4 क्या होता है? 2 का स्क्वायर। तो इतना तो लिख ही लेते हैं, ये हो गया 2 का स्क्वायर, ये हो गया 2 का क्यूब।
27 के बारे में हम क्या जानते हैं कि वो 3 का क्यूब होता है, तो दिस इज 3 का क्यूब, और 9 क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 का स्क्वायर। एक एक के नीचे एक लिखते जाएंगे दोस्तों, तो ये 1 स्क्वायर होना चाहिए और ये क्या होना चाहिए, 1 क्यूब। मतलब किस टाइप की सीरीज चल रही है, पहले क्यूब फिर स्क्वायर, 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4, 3 का क्यूब 27, 3 का स्क्वायर 9। अब नेक्स्ट क्या होना चाहिए, आप कमेंट करके बताएं। 4 होना चाहिए, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर और 4 का क्यूब होना चाहिए, तो सर यहाँ तो आएगा 4 का क्यूब और यहाँ आएगा 4 का स्क्वायर। क्या हम 16 के नीचे लिख रहे हैं 4 का स्क्वायर, तो वो लिखना सही है, बिल्कुल सही है। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। तो दोस्तों 4 का क्यूब क्या आएगा, 4 इंटू 4 दैट इज 16, 16 इंटू 4 दैट इज 64। तो इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर आना चाहिए 64। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 64। ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इफ यू आर जॉन इज रिटन एज नेट लेट फार, यदि यू आर जॉन को हम लिखते हैं नेट लेट फार से, हु आर यू को लिखते हैं लेट वेट नेट से, जॉन इज गुड को लिखते हैं गेट सेट फार से, विच रिप्रेजेंट्स एज, तो उसमें से एज को कौन दिखाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार बना के देखते हैं। देखो एक बार मैं आपको लिखकर समझाता हूं तो ज्यादा क्लियर होगा दोस्तों। यू आर जॉन, यू आर जॉन को किससे लिख रहा है वो, नेट लेट और फार से लिख दिया इसके नीचे। फिर क्या बोला उसने, हु आर यू, हु आर यू, हु आर यू को किससे दिखा रहा है ये, लेट वेट और नेट से, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, अच्छा नेक्स्ट कलर ले लेते हैं। जॉन इज गुड, जॉन इज गुड, जॉन इज गुड को किससे दिखा रहा है ये दोस्तों, गेट सेट और फार से दिखा रहा है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इज किसको रिप्रेजेंट करेगा या इज को कौन रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब लॉजिकल माइंड लगाते हैं, सोचते हैं जरा। यू आर जॉन है, यू आर जॉन है, ठीक है। तो यू आर जॉन में अगर हम बोले, उसको हम दिखाते हैं नेट लेट फार से, और हु आर यू को दिखाते हैं लेट वेट नेट से, तो इसमें क्या कॉमन है हमें पता करना होगा दोस्तों। तो यू और आर इसमें भी है और यू और आर इसमें भी है, ठीक है। दोनों में क्या है, यू और आर है, तो इनको रिप्रेजेंट करने वाले लेटर सेम होना चाहिए, या इनको रिप्रेजेंट करने वाले वर्ड्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यू आर, यहाँ पर क्या आ रहा है कॉमन, लेट आ रहा है, यहाँ पर भी लेट है, और कोई कॉमन नेट है और यहाँ पर भी नेट है। इसका मतलब यू अगर लेट से रिप्रेजेंट हो रहा होगा तो आर किससे हो रहा है, नेट से। बट हम कंफर्म नहीं बोल सकते, हो सकता है यू को नेट रिप्रेजेंट करे या यू नेट से हो रिप्लेस और आर किससे रिप्लेस हो, लेट से, ठीक है। इस तरह से हो रहा है, बट इतना क्लियर है। अब जॉन इज गुड को देखते हैं दोस्तों, तो गेट सेट फार। अब फार तो कहीं आप आया क्या फार, यस सर ये आया फार। अच्छा फार को कौन दिखाएगा, जॉन, तो जॉन फार के लिए, मतलब जॉन के लिए जो वर्ड होगा वो क्या होगा, फार। तो यहाँ पर भी जॉन के लिए क्या वर्ड होगा दोस्तों, फार। तो ये तो मैच कर गया, अच्छी बात है। अब बचा इज और गुड। अब इसके लिए कोई ना कोई गेट सेट में से एक है और गुड के लिए भी कोई ना कोई में से एक है। बट क्या गुड के लिए कोई नोटेशन हमारे पास है, नहीं है। बाकी सब स्टेटमेंट में ऐसा कोई गुड के बारे में दिया नहीं है। क्या इसके बारे में कुछ दिया है, नहीं वो भी नहीं दिया। मतलब दोनों के बारे में ही कुछ नहीं दिया, किसी एक के बारे में दे देता तो हम दूसरे के बारे में बता देते, मतलब उसकी वैल्यू इजिली फाइंड आउट कर लेते। बट हमें उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या है, डेटा इनसफिशियंट है ये बोल दे, या फिर डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं है, तो फिर क्या बोलेंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। उसने ऑप्शन दिए दोस्तों 4 ऑप्शंस, तो इसमें ए है सेट, सेट हो नहीं सकता, हम कैसे डिक्लेयर कर दें, गेट होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि सेट और गेट के बारे में कोई जानकारी नहीं है। फेट कह नहीं सकते और कैन नॉट बी डिटरमाइंड, मतलब इसका आंसर नहीं कर सकते, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। सेल फोन जिस प्रकार से कम्युनिकेशन से संबंधित है, तो कृपया बताएं कि साइकिल किससे संबंधित होगा। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनर ने आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा था, ठीक है दोस्तों। चलो अब हम देखते हैं कैसे करेंगे। सेल फोन का संबंध कम्युनिकेशन से, आखिर सेल फोन हमारे किस काम आता है, कम्युनिकेशन के लिए, बातचीत के लिए, मतलब उसका यूज क्या है। इसी प्रकार साइकिल किस यूज में आएगी, क्या वॉकिंग करने के लिए साइकिल यूज आएगी, अगर वॉक ही करना होगा तो साइकिल के क्या जरूरत पड़ेगी, क्या जिमिंग करने के लिए, जिम करने के लिए, हाँ जिम में साइकिल जरूर होती है। बट अगर हम किसकी बात करें, साइकिल की, तो हम तो जनरली किसके लिए यूज करते हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए, इधर का सामान उधर भी ले जा सकते हैं। मैकेनाइजेशन नहीं,
और लास्ट क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शन में नहीं होता तो एक बार फिर भी जिम के बारे में सोच सकते थे, बट अभी ट्रांसपोर्टेशन है तो उसका जो फंक्शन है वो मेन फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का ही है। तो साइकिल क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भाई साइकिल का क्या काम है, ट्रांसपोर्टेशन के काम आती है साइकिल। और सेलफोन किस काम आता है, कम्युनिकेशन के लिए। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इफ द कोड फॉर मदर इज JRQ KBU, मतलब मदर को यदि कोड करते हैं हम JRQ KBU से, तो देन व्हाट इज द कोड फॉर प्रिंसिपल। अगर मदर को इस वर्ड से कोड किया जाता है तो आपको बताना प्रिंसिपल किससे कोड होगा। ठीक है, करते हैं सॉल्व। देखो दोस्तों, चलो देखते हैं दोस्तों। तो MOTHER मदर, मदर को हम कैसे लिख रहे हैं दोस्तों, JRQ KBU। ठीक है, तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या प्रिंसिपल को कैसे कोड करेंगे वो लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने प्रिंसिपल लिख दिया और उससे ही हमें क्या करना है, कोड करना है। चलो देखते हैं आगे, सुनना ध्यान से। एम से जे कैसे हुआ होगा, MNOP, ये तो उल्टा हो रहा है, तो जे से चलना पड़ेगा एम की तरफ। मतलब जे, अगर एम से चलेंगे जे की तरफ तो माइनस होगा। तो चलो पीछे की तरफ चलते हैं। भाई जे के बाद क्या आता है, KLM। अगर वो भी ध्यान नहीं रखना दोस्तों, सबसे बढ़िया तरीका है नंबरिंग कर लेने का। एम कितने पर आता है, एम आता है 13 पर। ओ कितने पर आता है, ओ आता है 15 पर। टी कितने पर आता है, टी आता है 20 पर। एच कितने पर आता है दोस्तों, ABCDEFGH, तो मतलब कितने पर हो जाएगा, आई 9 पे आता है तो H 8 पर हो जाएगा। ठीक है, ई कितने पर हो जाएगा दोस्तों, 5 पर। और आर कितने पर हो जाएगा, 18 पर। ये सारी नंबरिंग आपको याद रखनी पड़ेगी। चलो, जे कितने पर आएगा दोस्तों, HIJ। अब आई 9 पे आता है तो जे पक्का 10 पे आएगा। ठीक है, आर कितने पे आएगा, 18 पे। क्यू कितने पे आएगा दोस्तों, PQR, आर से जस्ट पहले मतलब 17 पे। के कितने पर आएगा दोस्तों, H 8 पर है। KLM, M 13, 12 और 11, तो K 11 पे आ जाएगा दोस्तों। बी कितने पर आएगा, 2 पर आता है। यू कितने पर आएगा, U PQRSTU, TU मतलब 21 पे। टी कितने पर आता है, 20। कैसे याद रखते हैं हम, इजोटी से। इजोटी में, इजोटी जो होता है उसमें ई 5 पे आता है, जे 10 पर आता है, ओ 15 पर आता है, टी 20 पर आता है और वाई 25 पे। इससे हम आसानी से सबकी नंबरिंग निकाल सकते हैं। चलो, अब प्रिंसिपल को करना है कोड। आखिर हुआ क्या है इसमें, पहले ये देखते हैं दोस्तों, उसके बाद प्रिंसिपल को करते हैं कोड। चलो, एम से जे हुआ, मतलब 13 पर था और 10 आ गया। 13 से 10 कैसे आएगा, जब हम -3 करेंगे तो कितना आएगा, 10। फिर ओ से आर कैसे आएगा दोस्तों, ओ आया 15 पर और आर कितने पर, 18 पर। मतलब ओ में +3 करेंगे तो कितना आएगा, आर 18। 15 + 3 कितना हो जाएगा, 18। तो एक बार -3 हुआ और एक बार क्या हुआ, +3। नेक्स्ट देखते हैं, 20 है, 20 से 17 हो गया, फिर वो -3 हो गया। फिर इसी तरह से चलता जा रहा होगा, +3 हो जाएगा। इससे पिछले, इससे आगे वाला -3 और ये लास्ट वाला +3। ठीक है, तो इसमें चल क्या रहा है, -3 + 3। क्या चल रहा है दोस्तों, -3 + 3। तो अपन इसमें भी यही करेंगे, पी से करेंगे -3। पी कितने पर आता है दोस्तों, MNOP। ओ अगर आ रहा है सर हमारा 15 पर, तो पी कितना आएगा, 16 पर। ठीक है, आर कितने पर आएगा दोस्तों, 18 पर। आई कितने पर आएगा, आई 9 पर सर। एन कितने पर आएगा, 14 पर। सी कितने पर आएगा, 3rd पे। आई कितने पर आएगा, 9 पे। पी कितने पर आएगा दोस्तों, पी आएगा हमारा 16 पर। ए कितने पर आएगा, 1 पर। और एल कितने पर आएगा, LM मतलब 12 पे एल। ठीक है, इस तरह से ये सारे हमने लिख लिए नंबर्स। अब प्रिंसिपल के नंबर्स तो लिख लिए, लेटर्स के नंबर्स, है ना। अब कहाँ जाना है, -3 + 3। तो पी से -3 पे जाएंगे दोस्तों तो क्या आना चाहिए, 13 आना चाहिए। 13 पे क्या आता है, एम, तो यहाँ पर एम होना चाहिए। एक सेकंड, इसको दूसरे कलर से लिखेंगे हम लोग ताकि वो विजिबल हो प्रॉपरली। चलिए, पी को किससे लिखेंगे, एम से रिप्रेजेंट करेंगे, एम से डिकोड करेंगे या कोड करेंगे, है ना। आर को किससे, भाई -3 हुआ, +3 होना चाहिए। तो 18 में +3 करो, क्या आएगा, 21। 21 पे क्या आता है, कोई है क्या यहाँ पे 21 पे लिखा हुआ, यू लिखा हुआ है। देखो दोस्तों, कुछ की नंबरिंग तो हमने कर रखी, कुछ यही मिल जाएंगे, आपको बार बार देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये हो गया MU। फिर MU मिल गया और किसी पर ऑप्शन पे जाते हैं हम। हालांकि इसे पूरा भी सॉल्व कर सकते हैं हम, बट ऑप्शंस पे जाते हैं कि चारों ऑप्शंस में MU वाले 2-3 ऑप्शन है या सिर्फ एक ही है।
अगर एक ही है तो वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि लॉजिकल क्वेश्चन है और सब जगह बैठ रहा है तो वही आंसर होगा, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। वैसे आप फंक्शन के लिए एक बार अपन इसे सॉल्व भी कर लेते हैं, आगे भी कर लेते हैं दोस्तों। आई 9 पे आया, अब क्या -3 होगा, तो आई 9 पे 9 - 3 दैट इज 6। 6 पर क्या आता है, एफ आता है, ठीक है एफ लिख दिया, तो एम यू एफ हो गया। एन 14 पर आता है दोस्तों, -3 करोगे तो कितना होगा, 11। 11 पे क्या आता है, नहीं +3 करना होगा, या -3 तो अभी करा, तो +3 करेंगे तो कितना 17। 17 पर क्या आता है दोस्तों, क्यू आता है। कैसे मालूम पड़ा, ये देखो क्यू 17 पे लिखा है ना, ठीक है। फिर सी 3 पर है, तो +3 करना होगा या -3, सर -3 होगा। अगर हम -3 करेंगे तो जेड आएगा, क्यों, सी से पहले बी, बी से पहले ए से पहले उल्टी गिनती, उल्टी एबीसीडी स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर जेड आ जाएगा। अब आई 9 पर है, +3 करना होगा दोस्तों, 9 और 3 12 होगा। 12 पर कौन आता है दोस्तों, एल आता है ना, इसमें देखकर नहीं, ऐसे ही याद हो जाएगा आपको, ठीक है। पी क्या है, 16 पर आ रहा, -3 करना है, तो -3 मतलब 13, दैट इज एम आएगा। ए क्या आएगा, ए पर फिर वो -3 करना पड़ेगा, नहीं +3 करना पड़ेगा, तो 4 के लिए डी आएगा। और फिर एल 12 पर है, और इसमें से -3 करेंगे तो 9 हो जाएगा। 9 पे क्या आता है दोस्तों, आई। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या, ठीक है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग का अक्सर आता है, आपको प्रैक्टिस करना है। सब सारे लेटर्स की नंबरिंग याद होना चाहिए, जितनी जल्दी आपको नंबरिंग याद होगी उतनी जल्दी आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। इफ प्लस मीन्स मल्टीप्लाई, माइनस मीन्स डिवाइड, डिवाइड मल्टीप्लाई मीन्स प्लस, एंड डिवाइड मीन्स माइनस, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। जो एक्सप्रेशन उन्होंने दिया हुआ है उसकी वैल्यू हमें निकालना है दोस्तों। अब एक्सप्रेशन हमारे सामने क्या है, 17 + 6 मल्टीप्लाइड बाय 13 डिवाइड बाय 8। अब जिसको जो बोला है वो डायरेक्टली रख देंगे और फिर क्या करेंगे, हम बोर्ड मास रूल लगा के सॉल्व कर लेंगे। तो 17 प्लस को क्या बता रहा है, वो मल्टीप्लाई, तो 17 मल्टीप्लाइड बाय 6, और मल्टीप्लाई को क्या बोल रहा है, मल्टीप्लाई मीन्स प्लस, तो दैट इज +13 हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, प्लस का 13। और डिवाइड को क्या किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस से, तो माइनस का 8 हो जाएगा। सबसे पहले क्या करते हैं हम, डिवाइड फिर मल्टीप्लाई, तो डिवाइड तो यहाँ है नहीं, सबसे पहले क्या है, मल्टीप्लाई। 17 × 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, 102। 17 6 जा 102, प्लस का 13 माइनस का 8, 102 + 13 दैट इज 115, -8 करेंगे दोस्तों तो क्या आएगा, 107। तो यही हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। जिसको जो बोला है, जिसका मतलब जो है, डायरेक्टली रख देंगे और इजीली सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ आर यू एन रन इज इक्वल टू 18 to 21 14 एंड विन बी आई एन इज इक्वल टू 2 9 14, तो ब्रिंग इक्वल क्या होगा। अब ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसके लिए नंबरिंग याद होना चाहिए। आर यू एन 18 21 और ये एन कितने पर आता है, 14, तो इस तरह से हमने स्प्लिट कर दिया तो क्लियरली समझ में आ रहा है। विन, विन में वी 2 पर आता है, आई 9 पर और एन 14 पर, तो ये भी हो गया। अब क्या बचा दोस्तों, ब्रिंग बनाना है। तो देखो ब्रिंग में से कुछ लेटर्स तो यहीं से मिल जाएंगे, एन 14 पर है 14 लिख दो, है ना। आर कितने पर है, 18 पर 18 लिख दो, आई 9 पर 9 लिख दो, ठीक है। 18 9 14 तो आना ही चाहिए। जी कितने पर आएगा दोस्तों, बी 2 पर आता ही है। जी कितने पर आएगा, ए बी सी डी ई एफ, एफ 6 पर, जी 7 पे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। 2 18 9 14 और 7 किस ऑप्शन में मैच कर रहा है, 2 18 9 1 4 7, है ना। एक एक डिजिट काउंट करके भी आप देख सकते हो। तो ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यदि आप में से कोई कमेंट कर बताना चाहता है कि कौन सा आंसर सही है तो प्लीज कमेंट करें, मैं देखना चाहता हूं कितने लोग सही आंसर कर पाते हैं। किसी का आया क्या, ए आया है, बी आया, सी, बी, चलो देखते हैं, हम लोग करते हैं। देखो क्या एक्सप्रेशन, 27 फिर गैप है, फिर 3 फिर गैप है, फिर 19 फिर गैप है, फिर 10 फिर इक्वल, फिर 90। अच्छा, तो इन 3 फिल इन द ब्लैंक में क्या आएगा वो हमें पता करना है, तो ऑप्शन से ही ट्राई करना पड़ेगा दोस्तों। बट थोड़ा सा लॉजिकल कैसे सोचेंगे मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। 27 है, 3 है, 19 है, 10 है और हमें 90 लाना है। तो 27 में डिवाइड करके तो आ सकता है, बट
मुझे नहीं लगता कि एडिशन इनका इतना बड़ा हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे, 27 के बाद क्या लगाना चाहेंगे, मल्टीप्लाई। ऑप्शन नंबर डी जो है उसमें मल्टीप्लाई पहले दिया है, और थोड़ा सा हम लॉजिकली सोचते हैं कि हमें 90 तक जाना है, तो 27 इंटू थ्री दैट इज कितना होता है, 81। 27 इंटू थ्री कितना होता है, 81। अब 81 तो हो गया साहब, अब प्लस लगाना कि माइनस, तो भाई अब ऑप्शन नंबर डी का अगर आइडिया लग ही गया है, तो मल्टीप्लाई चाहिए था हमें, तो पहले मल्टीप्लाई मिला, फिर प्लस, तो यहाँ प्लस ही आएगा, अब यहाँ माइनस ही आएगा। अब इसको कर कर ही देख सकते हैं, बोल नहीं सकते कि आंसर 90 आएगा। वी कैन नॉट से कि आंसर 90 होगा, बट फिर भी अगर हम ट्राई करने में क्या जाता है, ट्राई करके देखते हैं, शायद 90 आ जाए। तो 27 के बाद इंटू थ्री किया, प्लस 19 किया, माइनस 10 किया। दोस्तों ये अंडरलाइन हम यहाँ से हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, ताकि क्लियरली विजिबल हो। ठीक है, चलो अब 27 इंटू थ्री क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा 81 हो जाएगा, प्लस का 19, ठीक है, माइनस का 10 इज इक्वल टू 90। क्या इससे बैलेंस हो रही है इक्वेशन, जरा देखते हैं। 81 प्लस 19 दैट इज 90, माइनस 10, सॉरी 81 प्लस 19 दैट विल बी 100, कितना होगा 100, 100 माइनस 10 कितना होगा 90। तो 90 इज इक्वल टू क्या आया दोस्तों, हमारा 90, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। थे हमारे टॉप 10 क्वेश्चन दोस्तों, जो कि रीजनिंग में आते हैं। पहले वाले वीडियो में भी हमने टॉप 10 क्वेश्चन किए थे, इस वाले वीडियो में भी हमने टॉप 10 क्वेश्चन किए हैं दोस्तों, वो भी बहुत शानदार। अब नेक्स्ट वीडियो में भी आपको टॉप 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेक्चर नंबर 3, तो वो देखना नहीं भूलना दोस्तों, सारे क्वेश्चन लगाना और कोशिश करना कि सारे क्वेश्चन साथ में ही करते जाए आप, ताकि आपकी प्रैक्टिस लेक्चर देखते समय ही हो जाए, आपको खुद भी बनने लग जाए क्वेश्चन। इवन आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उनके सॉल्यूशन आप प्रॉपरली यूट्यूब के वीडियो से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।